नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों पर नजर रहेगी और इसमें प्रमुख खबरों पर जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और उसके बाद तमिलनाडु तक कैसे रही छठ की छठा आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ चुनावी महासंग्राम से जुड़ी तमाम खबरों पर भी हमारा रुख रहेगा, जहाँ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी महासंग्राम की सरगर्मियाँ जो है इस समय तेज होती जा रही है। और आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरने वाले हैं चुनावी हुंकार। इसके साथ साथ झारखंड में भी सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ कोशिशों में लगी हुई हैं। इसके बाद बात होगी दिल्ली में बढ़ते AQI को लेकर भी, क्योंकि गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है दिल्ली। इसके साथ साथ क्या AMU को अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली है एक अहम फैसला। खबरें और क्षेत्रों से भी जुड़ी हुई होंगी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की अहम सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे धुले और नासिक में रैली। राहुल गांधी की सिमडेगा और लोहरदगा में जनसभाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आज। 7 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। बेहद खराब श्रेणी में बरकरार दिल्ली की हवा। राजधानी में 10 जगहों पर AQI 400 के पार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दी जीत की बधाई। कहा यूक्रेन संकट के उचित समाधान के लिए बातचीत को तैयार। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज आज से डर्बन में होगा आज मुकाबला। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी महासंग्राम की, और चुनावी महासंग्राम में महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से धुले में अपना चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद नासिक में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर NDA के हक में माहौल बनाएंगे। PM मोदी अगले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। धुले जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये है धुले शहर, धुले ग्रामीण, शिंदेखड़ा, शिरपुर और सकरी। और अगर नासिक की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 15 सीटें हैं। यहाँ मायावती की तरफ से सीट शेयरिंग में BJP के 5, शिवसेना शिंदे गुट के 3 और NCP शरद पवार के 6 प्रत्याशी और 1 सीट सहयोगी दल की है। और ये सभी उम्मीदवार प्रधानमंत्री की सभा में उपस्थित रहने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां इस समय तेजी पकड़ चुकी हैं। चुनाव प्रचार भी धार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र से करने वाले हैं चुनावी शंखनाद, जहां प्रधानमंत्री धुले और नासिक में चुनावी जनसभाएं करके वोटों की अपील करते हुए नजर आ सकते हैं। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र में 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वे शिराला, कराड दक्षिण, सांगली और इचलकरंजी विधानसभाओं में जाकर जनसभा में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में महायुति के नेता भी आज धुआंधार चुनावी प्रचार करेंगे। शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, NCP के अजीत पवार और BJP नेता देवेंद्र फडणवीस भी गठबंधन के पक्ष में रैली करेंगे। और वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी ने भी चुनावी गारंटी की घोषणा के बाद अपनी रणनीति को धार दे दी है। आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के तमाम नेता अपने चुनावी वादों को रैलियों के जरिए दोहराएंगे। आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की हॉट सीट की। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक विधानसभा क्षेत्र सांगली पड़ता है और इस सीट पर BJP ने 2 बार के विधायक सुधीर गाडगिल को इस बार मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर पृथ्वीराज पाटिल पर भरोसा जताया है। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय मैदान में कूदी जयश्री पाटिल ने यहाँ के चुनाव को बहुकोणीय बना दिया है। क्या है सांगली का सियासी मिजाज, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। वारणा और कृष्णा नदी के संगम पर बसा है सांगली शहर। कृष्णा नदी की काया तो दुर्बल है ही, लेकिन वारणा नदी का मिलन उसे अलौकिक होने का दर्जा दिलाती है। शहर में स्थित है सांगली विधानसभा की सीट, जो पूर्व में कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस के इस अभेद किले को साल 2014 में BJP के सुधीर गाडगिल ने ध्वस्त किया था। इसके साथ ही ये अपने क्षेत्र में 4000 करोड़ की निधि से विकास कार्य कराने का दावा भी करते हैं। सांगली जिले में एक बड़ा कोई उद्योग आए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। उसके वजह से एंसिलरी और कुछ अपने तैयार होंगे
और यहाँ के युवकों को हाथ को काम मिलेगा। ऐसा ही है कि ये अभी तक छूटा जो काम है वो पूरा अगले 5 वर्ष में ही करना है। कांग्रेस के कद्दावर प्रत्याशी पृथ्वीराज पाटिल 2019 में सांगली सीट से 7,000 मतों के अंतर से हार का स्वाद चख चुके हैं। जनता के जज्बातों को टटोलने में माहिर पृथ्वीराज क्षेत्र में सिर्फ पुल के निर्माण को विकास नहीं मानते। कृष्णा नदी की सफाई, शहरी लोगों को शुद्ध पेयजल और उत्तम सड़कें और साथ ही शहर में एयरपोर्ट का निर्माण जैसे मुद्दों के साथ सांगली की फिजा बदलने का दावा भी करते हैं। जनता मेरे काम पे खुश है, मेरे संपर्क पे खुश है और बगावत होते हुए भी मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि आम जनता मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे चुन के देगी। वहीं कांग्रेस से बागी बनकर मैदान में ताल ठोकने उतरी जयश्री पाटिल अपने पति की सियासी जमीन पर सांगली की सियासत को आंच दे रही है। इस इलाके में बहुत सी समस्या है, साफ सुथरा पीने का पानी और महिलाओं के लिए घर बैठे काम चाहिए और इधर इंडस्ट्री भी नहीं है, तो एयरपोर्ट ड्राईपोर्ट इधर चाहिए। इसके वास्ते इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी और महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा मुझे काम करना है। महाराष्ट्र की सियासत में सांगली पैटर्न की खूब चर्चा होती है, जब लोकसभा चुनावों में अपनों ने ही अपनों का खेल बिगाड़ा था। भाजपा प्रत्याशी के पास विकास का ब्लूप्रिंट है तो कांग्रेस प्रत्याशी भी बीते 5 सालों से जनता के नब्ज टटोलने में जुटे हैं। अब देखना है यहाँ की जनता क्या फैसला लेती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सांगली। महाराष्ट्र के साथ साथ आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड के रण की भी। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव प्रचार में इंडी गठबंधन के प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज झारखंड आएंगे। 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी रैलियों के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। वो आज घाटशिला में जनसभा को संबोधित कर जनता को लुभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। वहीं झारखंड में एनडीए ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी फतेहपुर और सतगावा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जामताड़ा जिले के फतेहपुर के छातान डंगाल में ताल ठोकेंगे। उसके बाद कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के ब्लॉक मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड के भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड में भाजपा के लिए प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान आज पूर्वी सिंहभूम जिले के गौशाला मैदान में चाकुलिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर बाद वो चक्रधरपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नवामुंडी जगन्नाथ कोटगर मैदान में मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खरसावां, सिमडेगा और रांची में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा सरायकेला खरसावां जिले के हाई स्कूल मैदान में जनसभा करेंगे। उसके बाद सिमडेगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री रांची जिले के बुड़मू में ठाकुर गांव में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। झारखंड में पहले चरण के लिए आज जहां दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं, वहीं अगले 3 दिनों में चुनाव को लेकर आक्रामक प्रचार दिखने वाला है। झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार 11 नवंबर को थम जाएगा। उससे पहले भाजपा की ओर से जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे, वहीं इंडी के प्रचार की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हाथ में होगी। झारखंड में प्रचार वार अब चरम पर पहुंचता दिख रहा है। ऐसे में जब अब पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए काफी कम समय बचा है, तो सभी दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी रणभूमि में उतार दिया है, जिसकी झलक अगले 3 दिनों तक झारखंड के शहरों से लेकर कस्बों तक दिखाई पड़ेगी। राज्य के सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में पहुंचने के लिए सभी प्रत्याशी राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों से जनादेश मांग रहे हैं।
स्टार प्रचारक भी उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच अगले 3 दिनों तक आक्रामक प्रचार की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री इस महीने दूसरी बार 10 नवंबर को झारखंड पहुंचेंगे और गुमला, बोकारो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रांची में उनका एक रोड शो भी होगा। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस चंदन क्यारी की मिट्टी में कदम रखेगा। आजादी के बाद कई एक बड़े काम प्रधानमंत्री ने किए हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लाखों की संख्या रहेगी, संबोधन होगा। इसके एक दिन पहले 9 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही जमशेदपुर में उनका रोड शो भी होगा। इतना ही नहीं, 4 राज्यों के सीएम भी विभिन्न स्थानों पर हुंकार भरेंगे। इधर इंडी गठबंधन भी प्रचार में दम दिखाने को तैयार है। कांग्रेस, झामुमो और राजद के स्टार प्रचारक भी आने वाले 3 दिनों में राज्य का तूफानी दौरा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां 11 नवंबर को मनिका आ सकते हैं, वहीं राहुल गांधी 8 नवंबर को सिमडेगा, लोहरदगा और जमशेदपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। 9 नवंबर को श्री गांधी की बरही और बागवाड़ा में भी जनसभा प्रस्तावित है। नेहरू गांधी परिवार को हमेशा प्यार दिया है और आज तो ज्यादा जरूरत है, और आज जितना वो चाहते होंगे उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और राहुल गांधी जी फ्राइडे को 2 बजे यहाँ पर संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दावों और वायदों की बौछार हो रही है। स्टार प्रचारक उम्मीदवारों की लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने की उम्मीद को संबल प्रदान कर रहे हैं। झारखंड में चुनावी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। पहले चरण में जिन 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है, वहां अब चुनाव प्रचार में आखिरी दाव खेलते हुए स्टार प्रचारक जनता को लुभाने का भरसक प्रयास करेंगे ताकि जनादेश के जरिए सत्ता की कुर्सी हासिल की जा सके। डीडी न्यूज के लिए रांची से मनोज और आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव में भवनाथपुर विधानसभा भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए भवनाथपुर विधानसभा से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। भवनाथपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर भानु प्रताप शाही को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भानु प्रताप शाही ने यहां से बीजेपी को पहली बार जीत दिलाई थी, तो वहीं जेएमएम ने झारखंड सरकार में रहे पूर्व मंत्री अनंत प्रताप देव को इस चुनावी रण में उतारा है। भवनाथपुर झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर ब्लॉक में एक छोटा सा शहर है जो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। भवनाथपुर के आसपास के शहरों में गढ़वा, कोटा, हुसैनाबाद और रेणुकूट शामिल हैं। भवनाथपुर विधानसभा 1951 में अस्तित्व में आई। 1952 में राजेश्वरी सरोज दास ने कांग्रेस के टिकट से जीत हासिल की। 1952 से लेकर 2009 तक इस सीट में 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। नगर उंटारी राज परिवार के सदस्य शंकर प्रताप देव ने 1962, 1967, 1972, 1980, राजेंद्र प्रताप देव ने 1985 और अनंत प्रताप देव ने 2009 में जीत हासिल की। भवनाथपुर विधानसभा में कुल मतदाता 4,40,321 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,28,076 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,12,245 है। झारखंड के भवनाथपुर से बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही का कहना है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। पूरे 5 साल जनता के जेब से पाकिटमारी कोई सरकार किया झारखंड बनने के बाद, तो उस सरकार का नाम हेमंत सोरेन है। भवनाथपुर विधानसभा के जेएमएम प्रत्याशी अनंत प्रताप देव का कहना है कि 5 साल में जेएमएम की सरकार ने जो विकास कार्य किया है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जो भी महत्वाकांक्षी योजना इस राज्य में चलाई जा रही है, निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य में 5 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। जिले में पानी की मुख्य समस्या है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हम वोट करेंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। आपका ब्लॉक हो, थाना हो, कोई भी चीज हो, कहीं पे भी आप जाइए तो आपका बिना पैसा का काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दा पे वोट होगा
और परिवर्तन के लिए बहुत थोड़ा बदलाव चाहिए। झारखंड विधानसभा इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़े सत्र से आ रही है, जहां आज फिर विधानसभा में हंगामा हुआ है। विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया है। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख, आपको बता दें। और जब हंगामा हुआ है तो पीडीपी के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर लगातार विधानसभा में हंगामा जारी है और इस दौरान जमकर बवाल हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज भी हंगामा हुआ है और इससे पहले भी हमने देखा है कि सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा इस हंगामे के चलते। और साथ ही बता दें आपको कि इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर भी दिखाए थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हंगामे की तस्वीरें। आज भी हंगामा हुआ है और हाथापाई भी की गई है। मार्शलों को बाहर निकालना पड़ा। और आपको बता दें कि विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र मिश्र। आइए सीधा रुख करते हैं। शैलेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में ही जमकर हंगामा हो रहा है और बीजेपी विधायकों के बीच में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच में हाथापाई तक हो गई। और आज तो मार्शलों को ये विधायक खुर्शीद अहमद शेख को बाहर निकालना पड़ा। ये देखिए, जब से जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर प्रस्ताव आया, तब से हम देख रहे हैं कि हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो आपस में एक तरह से देखें धक्का मुक्की करने की जो स्थिति है वो साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी बहुत स्पष्ट तौर पर कह रही है कि जब ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 370 वापस लिया जा चुका है, संसद के द्वारा वापस लिया जा चुका है और विधानसभा को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है, उसके बावजूद इस तरह से वहाँ का सत्ता पक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम जो उससे जुड़े जो पार्टी के जो सदस्य हैं वो जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं और जिस तरह से एक प्रस्ताव लाया गया विधानसभा में, ये पूरी तरह से गलत है। और ये एक तरह से सवाल उठाता है इंडी गठबंधन आखिर क्या चाहती है, क्या वो संविधान के विरोध में काम करना चाहती है। हम जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन रहा है जम्मू कश्मीर में और उन्होंने मिलकर चुनाव साथ में लड़ा था। तो ऐसे में ये बहुत सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी की भी सहमति है, चूंकि हम जानते हैं कि संसद से बाकायदा अनुच्छेद 70 को हटा दिया गया है, यानी अब उसे निरस्त कर किया जा चुका है, 35 से हटाया जा चुका है। फिर इस तरह का प्रस्ताव लाना जिसकी कोई एक तरह से कहें उपयोगिता नहीं है, जिसकी कोई एक कानूनी एक तरह से आधार नहीं है कि जब विधानसभा को ये अधिकार ही नहीं है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव लाए, इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित कर सके 370 को लेकर, क्योंकि संसद के अधिनियम के द्वारा, संसद के द्वारा इसे निरस्त किया गया है, जो कि अब कभी भी वापस बहाल नहीं किया जा सकता। ये बहुत स्पष्ट तौर पर बीजेपी कह चुकी है कि कोई भी ताकत अब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में दोबारा वापस नहीं ला सकती। तो क्या ये आपस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है या फिर एक संदेश देने की होड़ है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है जो बीजेपी पूछ रही है कि इंडी गठबंधन की क्या राय है, यानी कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम जो दल हैं उनकी क्या राय है, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं या फिर उसके विरोध में? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर क्या वो जिस संविधान को वो चुनावी जनसभाओं में उसकी प्रतिक्रिया लहराते हैं, वो संविधान की दुहाई देते हैं, उसके ठीक उलट काम करने का काम जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हम देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल के सदस्य कर रहे हैं, तो फिर उस पर चुप क्यों है? तो ये कांग्रेस पर भी सवाल उठाता है और ये बीजेपी ये सवाल पूछ भी रही है। जी, इसके साथ साथ शैलेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संवैधानिक ठहराया था। ऐसे में बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि विधानसभा का जो ये सत्र है ऐसे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 या 35 से इस तरीके से बहाल नहीं किया जा सकता विधानसभा सत्र को बुलाकर। ये देखिए, एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 370 और 35 से अब निरस्त किए जा चुके हैं, खत्म किए जा चुके हैं। संसद में इसके लिए बाकायदा
प्रस्ताव आया था, बिल आया था, और हम जानते हैं कि उसके बाद ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि अनुच्छेद 370 अब जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका है, 35 से खत्म हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा कि आतंकी घटनाओं में कमी आई, तमाम केंद्रीय कानून लागू हुए, तमाम वहाँ के अलग अलग वर्ग के लोगों को लाभ मिला जो 75 वर्षों से वो वंचित थे। अब क्या जम्मू कश्मीर के जो सत्ता में राजनीतिक दल हैं वो क्या चाहते हैं कि वो समाज, जम्मू कश्मीर के वो लोग फिर से उन योजनाओं से वंचित हो जाए? जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत स्पष्ट तौर पर केंद्रीय स्तर पर कह दिया गया है, उच्च स्तर पर, कि ये जो कवायद है ये दरअसल एक नूरा कुश्ती है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान आया नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? क्या वो संविधान से उलट एक तरह से व्यवहार करना चाहते हैं, जबकि वो चुनावी जनसभाओं में संविधान की दुहाई देते हैं? तो कांग्रेस पार्टी को अपना रुख साफ करना होगा। बीजेपी इस बात को बहुत जोर शोर से कह रही है। कल हमने देखा भी था कि बीजेपी की तरफ से कई नेताओं ने इस बयान में कहा था कि कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए। जी शैलेंद्र, तो इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र चल रहा है और इस सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और आज इस तरीके की नौबत आ गई कि इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर जिस तरीके से उन्होंने आपत्ति लगातार वो जता रहे हैं और कल भी उन्होंने बैनर दिखाए थे, ऐसे में मार्शलों को उनको बाहर निकालना पड़ा है विधानसभा से। बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की मौजूदा झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने भ्रष्ट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सरकार राज्य में बनती है तो रोटी, बेटी और माटी की रक्षा की जाएगी। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, जो सघन चुनावी दौरे पर हैं झारखंड में। सर, क्या लगता है आपको झारखंड में 5 साल की जो हेमंत सोरेन की सरकार रही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार में लोक कल्याणकारी कार्य अवरुद्ध हैं और आम आदमी त्रस्त है। पोटका जैसे क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ कमीशन खोरी और बड़े पैमाने पर यहाँ हेरा फेरी ज़मीनों का आश्चर्यजनक ढंग से हो रहा है और इसको संरक्षण दिया जा रहा है और संरक्षण देने वाला है खुद इस सरकार में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। सर, सरना धर्म कोड की बात की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि सरना धर्म कोड हम लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा है, देश के गृह मंत्री ने और जो ड्राफ्ट आया उसमें स्पष्ट है कि आदिवासियों के किसी भी ऐसे कानून, परंपरा, संस्कृति पर कोई असर यानी उससे बाहर रहेगा, UCC से ये बाहर रहेगा। फिर ये विलाप क्यों कर रहे हैं? अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करने का मतलब है कि वो राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहाँ आदिवासी भोली भाली महिलाओं को, बहनों को प्रलोभन देकर शादी करके उसके ज़मीन पर कब्जा जमा रहे हैं,
उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आपकी सरकार बनती है सर तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? झारखंड का समग्र विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में सारी बातें कह दी है कि राज्य को विकास की दृष्टि से हम कैसे आगे लेकर के जाएंगे, आम जन की सुरक्षा को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे, रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, ये हमने संकल्प पत्र में दोहराया। ये थे अर्जुन मुंडा जो कह रहे हैं कि जिनका कहना है कि रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो वो करेगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर। कोल्हान क्षेत्र से पूर्वी सिंहभूम जिले की पोटका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मीरा मुंडा भाजपा की उम्मीदवार हैं। वे पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी भी हैं, इसलिए इस सीट पर भी सबकी नजरें लगी हुई हैं। कोल्हान क्षेत्र में पोटका विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट है और इस हॉट सीट से प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा जी। मीरा मुंडा जी हमारे साथ हैं। मीरा मुंडा जी, पोटका विधानसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? वहाँ की जन समस्याओं को दूर करना और वहाँ काफ़ी लोग त्रस्त है अभी यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रतिनिधि से, क्योंकि सभी कार्य वहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है और अधूरा क्या, कुछ काम ही नहीं हुआ है, धरातल पर कुछ काम दिख नहीं रहा है वैसे, तो सभी त्रस्त हैं। मैम, जो अभी वर्तमान के जो विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? सिर्फ पेपर में काम हुआ है। अर्जुन मुंडा इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स रहे हैं झारखंड की राजनीति के, भारतीय राजनीति के और पूरे आदिवासी समाज जो पूरा हिंदुस्तान का है, तो उसका कहीं प्रेशर आपको लगता है मैम कि अर्जुन मुंडा की पत्नी होने के नाते थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आप पे बन गया है पोटका में? नहीं, वैसा बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी की, मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को वहाँ से उम्मीदवार बनाया और एक विश्वास जताया है। तो मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से, यहाँ की जनता से, कि उसके जो पार्टी ने जो विश्वास किया उस पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगी। पोटका विधानसभा क्षेत्र से अगर आप विधायक बनती हैं तो वहाँ की मूल समस्याएं क्या है और किन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे? वहाँ की जनता की सेवक बन के आ रही हूँ, तो मैं वहाँ की जनता की सेवा करूँगी। जो भी समस्याएं हैं हम सभी वहाँ के जनता के साथ मिलकर उसका निवारण करेंगे। तो ये थी मीरा मुंडा, जो अर्जुन मुंडा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी हैं, पोटका विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं और इनका मानना है कि उनके जनप्रतिनिधि बनने के बाद पोटका जो विकास के मामले में पीछे रह गया है उसको आगे लेके जाएंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पोटका। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के नेता जोर शोर से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। 13 नवंबर को इन चुनावों के लिए मतदान होने वाला है। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलमबुर और रामगढ़ में उपचुनाव 7 सीटों में से केवल 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों की चुनौतियां भी बनी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही राजकुमार रौत की अगुवाई वाले राजनीतिक दल भारत आदिवासी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की लीडरशिप वाले राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी भी 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में बनी हुई है। राजनीतिक दलों के तमाम दावों के बीच 13 नवंबर को इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत बीजेपी नेता इसमें कड़ी मेहनत से जुटे हुए तूफानी प्रचार भी कर रहे हैं। दौसा विधानसभा सीट की बात की जाए तो करीब 2,63,000 से अधिक मतदाता वाली इस सीट पर मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से डीसी बैरवा इस सीट पर प्रत्याशी हैं। खींवसर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। इस सीट पर 2,83,000 से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस सीट पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल कांग्रेस से रतन चौधरी और बीजेपी से पिछले उम्मीदवार रेवंत राम डांगा के बीच मुकाबला है। इसी तरह से राज्य के देवली उनियारा सीट पर बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस
कांग्रेस ने कस्तूर चंद मीणा को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा के निर्दलीय मैदान में होने से इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 84 विधानसभा सीट राजकुमार रौत के सांसद बनने से खाली हुई है। इस आदिवासी बहुल्य 84 सीट पर बीएपी के बागी बादमी लाल ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। यहां बीएपी उम्मीदवार अनिल कटारा, बीजेपी से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस उम्मीदवार महेश रौत और बीएपी के बागी बादामी लाल के बीच मुकाबला है। इसी तरह कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन से खाली हुई रामगढ़ सीट पर बीजेपी ने सुखवंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने जुबैर खान के बेटे आर्यन खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। राज्य के उपचुनाव में दोनों प्रमुख दल अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है। साथ में एक सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है। 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। उपचुनाव वाली 7 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास थीं, जबकि सिर्फ 1 सीट भाजपा के पास थी। राजस्थान में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, लेकिन निर्दलीय और स्थानीय राजनीतिक दलों ने भी अपना दमखम दिखाया हुआ है। हालांकि ये तो जनता तय करेगी कि प्रत्याशियों के भाग्य में क्या लिखा है और कौन राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। तो ये थी चुनाव से जुड़ी खबरें। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली की हवा में बढ़ रहा है प्रदूषण का जहर। बताएंगे कि किन इलाकों में आज AQI गंभीर श्रेणी में। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और अब बात कर लेते हैं दिल्ली NCR होती जा रही है दम घोटू। जी हाँ, दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखी। बवाना की बात करें तो यहाँ AQI सबसे ज्यादा 440 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में तकरीबन 10 जगहों पर आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है। बात करें अगर रोहिणी की तो यहाँ AQI 439, मुंडका में AQI 428 दर्ज किया गया है। वहीं अशोक विहार की बात करें तो AQI 418, आनंद विहार में 415 दर्ज किया गया है। विवेक विहार के इलाके में AQI 414 तक पहुंच गया। नेहरू नगर में AQI 413 दर्ज किया गया। और अगर बात करें पंजाबी बाग की तो यहाँ AQI 406 रहा, जबकि नरेला में AQI 404, पड़पड़गंज में AQI 402 दर्ज किया गया। इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस संबंधित गंभीर बीमारियां होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी में होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर खासा असर पड़ने में लगा है। तो दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 400 पार दर्ज किया गया है। तो बेहद ही गंभीर रूप लेता जा रहा है ये AQI। दिल्ली से हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधा रुख करते हैं पराक्रम का। पराक्रम, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी सख्ती के बाद, निर्देश जारी करने के बाद अब केंद्र सरकार जो है पराली जलाने वालों पर डबल पेनल्टी लेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, 3 दिन से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या पराली ही है सिर्फ एक मुख्य विलन, या कोई और भी है जिसके चलते ये प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है?
देखिए भावना, राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जो स्थिति है वो हम ये देख रहे हैं कि बढ़ते प्रदूषण से अब लोगों की सांसें फूलने लगी हैं। और आज शुक्रवार जब सुबह हमने दिल्ली की हालत देखी तो पूरी दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आई। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया और इसकी वजह से लोगों में आंखों में जलन की शिकायतें, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत की जो स्थिति है ये स्थिति लगातार बढ़ने लगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार शाम का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली का था वो 382 तक पहुंच गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। और इसके अलावा इस वक्त जो है दिल्ली के 10 ऐसे इलाके हैं जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार है, जिनका जिक्र आपने भी किया। उन इलाकों की बात करें तो आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, मुंडका, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, ओखला फेज 2, पंजाबी बाग, रोहिणी, सोनिया विहार, परपरगंज समेत ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां की जो स्थिति है वो 400 के पार वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंच गया है। जो सवाल आपने पूछा भावना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद हमने देखा कि जो पराली जलाने पर पेनल्टी वो डबल कर दी जाएगी, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और जो तमाम सारे शोध हो रहे हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारणों पर, उनमें सबसे बड़ा जो कारण है प्रदूषण बढ़ने का राजधानी में वो वाहनों का अत्यधिक उत्सर्जन है, जो कि 12% मापा गया है। भावना ये सवाल खड़े करता है, यहां पर सिर्फ पराली को दोष देना ठीक नहीं होगा। हालांकि हमने देखा कि जो पराली जलने की जो किस्से हैं वो पिछले सालों की तुलना में उनमें कमी आई है। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है, दीपावली को बीते लगभग एक सप्ताह बीत चुका है और अब हमने छठ पूजा का पर्व भी मनाया है, उसके बावजूद प्रदूषण की जो स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है और इसका सीधा सीधा असर जलवायु परिवर्तन पर भी हो रहा है। भावना, नवंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है, एक हफ्ता बीत चुका है और जो गर्मी है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि सुबह के समय में और देर रात में हल्की ठंड हम महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन दिन के समय आज भी राजधानी दिल्ली में एयर कंडीशनर चलाने पड़ रहे हैं और ये जो इसका बड़ा कारण है वो सड़कों पर दौड़ती सरपट गाड़ियां हैं। भावना जी पराक्रम, तो कहीं ना कहीं ये सरपट गाड़ियां भी एक मुख्य विलन है। हालांकि अभी तो फिलहाल जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी है। ग्रैब टू लागू हुआ है, ऐसे में अब अगर AQI एवरेज अगर 450 पराक्रम पहुंच जाता है तो स्कूल कॉलेज भी बंद करने की नौबत आ सकती है और ग्रैब 4 लागू करना भी पड़ सकता है सरकार को। हालांकि दिल्ली वासी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इस प्रदूषण से उन्हें राहत मिलेगी। फिलहाल पराक्रम, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर के सोपोर में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं और कल रात से ही सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के शिनाख्त का काम चल रहा है और मौके पर से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली है एक बड़ी सफलता। सोपोर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन में ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई और आतंकवादी भी तो छुपा हुआ नहीं है। हालांकि मौके पर कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो सुरक्षा बलों को सोपोर में मिलती हुई बड़ी सफलता, जहां 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट करने के कुछ घंटे बाद ही कनाडा सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई टुडे आउटलेट को बैन कर दिया है और इस दौरान जयशंकर ने भारत कनाडा कूटनीतिक गतिरोध पर टिप्पणी की थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया टुडे ने अपने YouTube चैनल पर प्रसारित की थी। वहीं भारत ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि वह कनाडा द्वारा आउटलेट पर प्रतिबंध लगाने के कदम से हैरान है और इस बात पर जोर दिया है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर करता है। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कैनबरा में जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता में ये कहा है कि हमें पता चला है कि इस आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है और कनाडा में अब ये दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है।
प्रमुख प्रवासी आउटलेट द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने शुक्रवार को अपनी चिंता व्यक्त की जब कनाडा ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल और पेज ब्लॉक कर दिए। वहीं द ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रबंध संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एक बयान में कहा है कि हम खुले मीडिया की वकालत करना जारी रखेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया टुडे में हर उस समाचार आउटलेट, पत्रकार और समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो चुनौतीपूर्ण समय में हमारे साथ खड़े रहे। हाल ही में कनाडा सरकार के आदेश पर सोशल मीडिया पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ हमारे साक्षात्कार और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध हमारी टीम और उन लोगों के लिए मुश्किल रहा है जो स्वतंत्र और खुली पत्रकारिता को महत्व देते हैं। इन प्रतिबंधों के बावजूद अपना अटूट समर्थन हमारे लिए शक्ति का प्रतीक रहा है, चाहे वे अन्य प्लेटफॉर्म पर हमारे कवरेज को साझा करना हो, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चिंता व्यक्त करना हो या बस प्रोत्साहन देना हो। हम अपने समुदाय द्वारा दिखाई गई एकजुटता और सूचना की स्वतंत्रता और दर्शकों के विविध दृष्टिकोणों तक पहुंचने के अधिकार को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रचार प्रबंधक सूची वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। वह इस प्रभावशाली पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं जो व्हाइट हाउस के प्रशासनिक कार्यालय का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने सूजी वाइल्स को जीतने वाली प्रचार प्रबंधक कहा और बताया कि यह सम्मान उनके लिए पूरी तरह योग्य है क्योंकि वह अमेरिका की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बनी है। यह ट्रंप के प्रशासन की पहली नियुक्ति है और उनका ट्रांजिशन टीम उन्हें महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों की तलाश में मदद कर रही है। और राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह लगातार अमेरिका से बने हुए हैं और हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। आइए सीधा अमृतपाल का रुख करेंगे और इस ताज़ा अपडेट पर नजर ले लेते हैं कि वहां क्या अपडेट है। अमृतपाल, क्या हो रहा है इस वक्त अमेरिकी राजनीति में जबकि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति तय हो गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप अभी कहां हैं और क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप यहीं हैं अपने बीच हाउस मारालागो में, फ्लोरिडा में, जहां मैं हूं, वेस्ट पाम बीच पर। वो इस वक्त अपने स्ट्रैटेजिस्ट के साथ अपनी अगली टीम की तैयारी कर रहे हैं। पहली बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की कि सूजी वाइल्स उनकी चीफ ऑफ स्टाफ होंगी। ये ऐतिहासिक निर्णय है या घोषणा है क्योंकि सूजी वाइल्स जो उनकी कैंपेन मैनेजर थी, पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ होंगी अमरीकी हिस्ट्री में। तो 67 ईयर ओल्ड हैं, क्रेडिट किया जा, इनकी चीफ कैंपेन मैनेजर थी। ये जो इनकी जीत है उसके लिए उनको क्रेडिट किया जाता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका नाम भी लिया था, विक्ट्री स्पीच में कहा था, उनको आइस बेबी कहा था, जिसका मतलब ये है कि वो कूल रहती हैं, बैकग्राउंड में रहती हैं, ज़्यादा सामने नहीं आती, पब्लिक इमेज नहीं बनती, पर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है चीफ ऑफ स्टाफ जो सरकार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में बड़ी अहम भूमिका निभाता है, या किसी भी सरकार में चीफ ऑफ स्टाफ एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सूजी वाइल्स की अनाउंसमेंट हुई है। अटॉर्नी जनरल एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, उसके लिए कई नाम चल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी लीगल केसेस चल रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल उसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे इनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मिल जाएगी, पर 4 साल बाद जब ये राष्ट्रपति नहीं रहेंगे केसेस दोबारा चल सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल चाहेंगे कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ड्रॉप किए जा सकें। उसमें कई नाम चल रहे हैं, एरिक श्मिट का नाम चल रहा है, जॉन रैटक्लिफ का नाम चल रहा है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किसको चूज़ करते हैं। CIA डायरेक्टर के लिए कैश पटेल जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स के बेटे हैं, हालांकि वो तो यहाँ बॉर्न ब्रॉट अप इंडियन अमेरिकन हैं, पर उनके माता पिता यहाँ माइग्रेट किए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा हैं, उनका नाम CIA डायरेक्टर के लिए चल रहा है। और भी कई नाम राउंड्स कर रहे हैं, तुलसी गबार्ड का नाम राउंड्स कर रहा है, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का नाम राउंड्स में है कि वो हेल्थ पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट या अहम भूमिका निभा सकते हैं। इलॉन मस्क हो सकता है कि एक नया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड कर सकते हैं। अपना जो हार्डकोर कॉर्पोरेट स्टाइल है उसको यहाँ या उसकी पॉलिसीज़ को यहाँ सरकार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। $2 ट्रिलियन की कटौती करने की कोशिश करेंगे फेड बजट में। तो
उनका नाम भी चल रहा है। तो ये कुछ नाम हैं जो चल रहे हैं। फॉर्मर फॉक्स होस्ट टकर कार्लसन का नाम चल रहा है उनकी सपोर्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो उन्होंने दिखाई। तो इस तरह के कई नाम चल रहे हैं। अब देखना होगा कि किसको अपनी टीम में लेते हैं, क्योंकि जो बाइडन ने इनको इनवाइट किया है व्हाइट हाउस में, यहाँ कस्टमरी रिचुअल है कि करंट प्रेसिडेंट इलेक्ट को इनवाइट करता है और ट्रांजिशन टीम उनके साथ काम करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त सबसे अहम है अपनी टीम जल्द से जल्द बिठाना, और जो बाइडन की टीम के साथ ट्रांजिशन टीम काम करेगी, क्योंकि जो बाइडन अब लेम डक प्रेसिडेंट हो चुके हैं, वो कोई फैसला आप खुद नहीं ले सकते इनको कंसल्ट किए बगैर। तो इस वक्त टीम की फॉर्मेशन पर पूरी जॉकिंग चल रही है, लॉबिंग चल रही है। इनके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई कैंपेन में, चाह रहे हैं कि वो इनकी कैबिनेट में या इम्पोर्टेंट पोजीशंस हासिल कर सकें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। जी अमृतपाल, तो कहीं ना कहीं ट्रंप की मजबूत टीम हो रही है तैयार, और इसकी कड़ी में चीफ ऑफ स्टाफ पहली महिला की नियुक्ति भी हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे ट्रंप की टीम किस तरीके से तैयार होती है। फिलहाल अमृतपाल, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति आप देखेंगे जन जन के प्रधानमंत्री, जहां नरेंद्र मोदी की कार्यशैली परिपूर्णता की ओर एक यात्रा पर हमारी खास प्रस्तुति देखिए। फिलहाल न्यूज़ 10 में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।